हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी गाइड। आशा है आप सभी मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में पूर्ण रूप से लग गए होंगे। कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम आप बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वीडियो बनाइए। हमने आप सभी के कमेंट पर ये वीडियो बनाई है। यदि आप सभी के दोस्त, फ्रेंड, कलीग्स या कोई भी भाई बहन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। हम आप सभी के लिए हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची शब्द है? तो जो ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी अंशु, ऑप्शन डी माली। तो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि हाथ का सही पर्यायवाची पानी है। जो रोशनी है वो प्रकाश से संबंधित है, यानी प्रकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। अंशु किरण का पर्यायवाची है, किरण का। और जो माली है, आपको पता ही है कि फूल का ध्यान रखने वाला उसे माली कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन ए दिन, जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी रवि सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची। ऑप्शन डी दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसमें जो नहीं है वही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि दिन। ऑप्शन ए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा सही, और बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अनुग्रहित, पूर्णिमा, तिरस्कर, अंतर्राष्ट्रीय। अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो शुद्ध वर्तनी शब्द है वो एक ऑप्शन है अनुग्रहित। जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा इस प्रकार कुछ लिखा जाता है, छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तिरस्कर को तिरस्कृत लिखा जाता है हमेशा, तिरस्कृत, तिरस्कृत लिखा जाता है हमेशा। और जो अंतर्राष्ट्रीय है उसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है अनुग्रहित, यानी कि अनुग्रहित आपकी शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। इसके बाद वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, कि मैथिली शरण गुप्त की है, कि रामधारी सिंह दिनकर की है, कि ऑप्शन डी कहता है वृंदावन लाल शर्मा की है। तो जो करेक्ट आंसर है वैदेही वनवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द, और ऑप्शन जो डी है वो ट वर्ग। यानी कि आप जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा दंत से जाके संपर्क करती है, दांत पे जाके लगती है कि नहीं, इस प्रकार हम वर्णों के उच्चारण को पता करते हैं। तो दंत से नहीं लगती है, यानी कि तो भी जब त हम बोलते हैं, न बोलते हैं, द बोलते हैं, तो आपकी जो जीवा है या हमारी जीवा है वो दांत से जाके संपर्क बनाती है। लेकिन जो ऑप्शन डी है ट वर्ग, इसमें दांत से संपर्क न बनाकर जो हमारी जीवा है वो मूर्धा, जो तालू के आगे वाला हिस्सा है उससे जीवा हमारी संपर्क बनाती है। तो जो ट वर्ग है वो मूर्धा, बाकी जो त, न, द ये सभी क्या है? दंत्य वर्ण है।
ठीक है। इसके बाद तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ट हो जाएगा। इसके बाद आलस्य का विशेषण शब्द क्या होता है? क्वेश्चन 6, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होता है? आलसी। ऑप्शन बी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आलसी ना होकर क्या होना चाहिए? आलस। ठीक है, तो ए आलसी, बी आलस, सी निरर्थक और डी ऑप्शन कह रहा है व्यर्थ। तो आलस्य का जो विशेषण शब्द है वो होगा आलसी। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आश्चर्य है, हाथ है, कंधा, आंसू। जो आश्चर्य यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला आश्चर्य जो है आपका तत्सम शब्द है। बाकी हाथ, कंधा, आंसू आपके क्या है? तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो जो आश्चर्य है वो अचरज शब्द का ही तत्सम है। अचरज शब्द यानी कि जो ये अचरज शब्द है वो तद्भव है और उसी का आश्चर्य तत्सम है। हाथ का जो है वो हो जाएगा, ये तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा जो हस्त होगा। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कंधा का स्कंद होगा, स्कंद। आंसू का जो हो जाएगा आपका अश्रु हो जाएगा। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि आंसू शब्द का तत्सम बताइए, तो अश्रु, कंधा का तत्सम शब्द स्कंद और हाथ का हस्त हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आश्चर्य आपका तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। इसमें इसका उल्टा पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो जो पंख है, पार्टी, पीठिका, पश्चाताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि पंख तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पेय शब्द का समानार्थी शब्द है? समानार्थी का मतलब है कि उसी के समान अर्थ रखने वाले, यानी कि ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी कह रहा है सुधा, ऑप्शन सी अमीर, ऑप्शन डी काल। यानी कि पेय शब्द का जो शुद्ध समानार्थी शब्द है वो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूध पेय शब्द का समानार्थी शब्द है, और जो सुधा है वो अमीय का ही समानार्थी शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी का मतलब है कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक जब अर्थ निकले एक शब्द से तो वही अनेकार्थी, मतलब अनेक अर्थ निकालने वाला जो शब्द है वही अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी जो शुल्क, ऑप्शन सी संगठन और ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है काल। तो काल का देखिए इसके कई सारे अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ आपका समय होगा, एक अर्थ आपका मृत्यु होगा, ठीक है, और एक अर्थ आपका क्या होगा? अवसर हो जाएगा। इस प्रकार इसके कई अर्थ निकलेंगे। तो इस प्रकार ये अनेकार्थी शब्द है। तो जो इसका आंसर है वो है काल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो पूछ रहा है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो ये एक प्रकार की लोकोक्ति है या मुहावरा भी में भी कभी कभी दे देता है। तो इसका जो अर्थ है उसी के समान इर्द गिर्द होने चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वो कह रहा है कि होनहार के लक्षण उसके विकास के प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं, यानी कि जो बुद्धिमान बालक है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जब कहीं जाता है तो उसके जो प्रथम
विकास होते हैं, पहले ही विकास की अवस्था जब होती है तो उसी से वो पता चल जाता है कि ये कितना आगे तक जाएगा। जैसे एक बालक जब कक्षा में पढ़ने जाता है तो एक टीचर पहले दिन से ही उस बच्चे का आकलन कर लेता है कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है कि थोड़ा मंद बुद्धि का है। तो ऑप्शन ए होनहार के लक्षण उसके विकास की प्रथम अवस्था से दिखने लगते हैं, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद और भी देख लेते हैं। होनहार वीरवान होते हैं, सही बात है, लेकिन उतना ये सटीक आंसर नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो पहला आंसर ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो होनहार चिकने पत्ते के होते हैं, नहीं भाई, जंतु कभी चिकने पत्ते के नहीं हो सकते, पेड़ पौधे ही होते हैं, तो ऐसे ही ये गलत होगा। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं, ये सही बात है, लेकिन ये इसका गुण है, ना कि उसके समान ये पूरा अर्थ नहीं निकाल रहा है, उस मुहावरे के समान, उस लोकोक्ति के समान अर्थ नहीं निकाल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मांगना किस मुहावरा का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है मुंह फैलाना, सेकेंड ऑप्शन मुंह आना, याचना करना, मुंह बाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि मुंह फैलाना, मांगना यानी कि मुंह फैलाना। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो जो शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य आपका हो गया। राधा उपवन में नाच कर रही है, नहीं कर नहीं रही, नाच ही एक क्रिया है, तो नाच रही है, इस प्रकार ये शुद्ध वाक्य नहीं है। कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, सजा नहीं रहे हैं, बजा रहे हैं, बजाना होगा, इस प्रकार भी ये करेक्ट वाक्य नहीं होगा। वृंदावन तपोभूमि हर है, ये भी एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य में हमेशा पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ऐसे रख के पूरे वाक्य को सही तरीके से संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाता, वही आपका इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दही बड़ा में कौन सा समास है, समास को जानेंगे। इसमें जो द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, बहुब्रीहि समास की तत्पुरुष समास। तो जो दही बड़ा है उसमें और छिपा है, दही और बड़ा, तो इस प्रकार जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द्वंद्व समास। दही बड़ा जो है द्वंद्व समास है। द्विगु समास जिसमें हम संख्याओं को गिनते हैं, तो द्विगु समास हमारा क्या है, संख्यावाचक, संख्या का बोध कराता है, जैसे 3, 4, तिरंगा, ऐसे है आपका। बहुब्रीहि समास में है कि जो प्रथम पद होता है और उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जैसे कि संबंध छिपा होता है, उसकी किताब, उसका, ऐसे उसके संबंध बताता है दो वस्तुओं के बीच में, आपका वो तत्पुरुष समास में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि दही बड़ा द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग नहीं है। सुखी, उपकरण, अपकरण, उपकार। तो इसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले, उपसर्ग हमारा शब्द के क्या लगता है, पहले लगता है, और इसके विपरीत जब प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय होगा तो शब्द के क्या लगेगा, हमेशा पीछे लगता है, पीछे लगता है, और उपसर्ग शब्द के हमेशा पहले लगता है। तो सुखी क्या है, जो सुखी है, उपकरण, अपकरण और उपकार। तो सुखी में आपका उपसर्ग नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका इसमें बताना है। इस प्रकार उपकरण में भी उपसर्ग लगा है, ठीक है।
अपकार में भी अप उपसर्ग लगाए और उपकार में भी उप उपसर्ग लगाए और सुखी में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगाए, इसमें एक प्रत्यय लगा ई प्रत्यय, सुख ई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि सुखी में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। इसके बाद आते हैं अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय हमने बताया कि हमेशा शब्द के कहाँ लगता है, शब्द के हमेशा बाद में लगता है और जो पहले लगता है वो आपका उपसर्ग होता है। तो अध्यापिका में फर्स्ट जो करा कि इका, अका, ऑप्शन सी अ और ऑप्शन डी क्या है, अधि उपसर्ग। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ इका, यानी कि अध्यापिका में इका उपसर्ग है। इका उपसर्ग सॉरी अध्यापिका में प्रत्यय, अध्यापिका में इका प्रत्यय है। तो जो इका प्रत्यय है उसकी एक खास बात ये है कि इका प्रत्यय जो होता है वो हमेशा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जब शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उनके अंत में, उस शब्द के अंत में यदि इका प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उस पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कुछ आप वर्ड बता सकते हैं, जैसे कि गायक। हम देखते हैं गायक शब्द को, यदि गायक शब्द लिखें, गायक, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और इसी का जब स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, इका प्रत्यय जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा बन जाएगा गा इका, गायिका हो जाएगा। तो गायिका हमारा स्त्रीलिंग हो गया। इस प्रकार इका प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कार्य आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि इका प्रत्यय अध्यापिका शब्द में लगता है। इसके बाद 17 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी कोयल की बोली, ऑप्शन सी गीत और ऑप्शन डी कविता। तो जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि गीत आपका एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन देखने में लग रहा है कि गीत एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नहीं, गीत जो है वो पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही अच्छे रचनाकार थे, कहानीकार थे। पहला है आपका रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी, जूही की कली। तो जो प्रेमचंद्र की रचना है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है। रंगभूमि किसकी है, प्रेमचंद की रचना है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है, इस संधि को देख लेते हैं। सुरेंद्र, इसका पहले क्या करेंगे, हम इस शब्द को तोड़ते हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। इसको आप तोड़ के देखिए कि किस प्रकार ये निकल रहा है। सुर, धन, इंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार यह कौन सी संधि का सूत्र है, यह आपका गुण संधि का सूत्र है। और एक और मैं आइडिया आपको बताती हूँ कि जब आपको ऐसे संधि पहचानना हो तो जिसमें एक की मात्रा दिखे, बीच में आपको एक की मात्रा सुरेंद्र में दिख रही है, इस प्रकार यह गुण संधि में आएगा, ठीक है।
और आपकी जब सुरेंद्र पर आय की मात्रा डबल लग जाएगा तो वही आपका वृद्धि संधि में आ जाएगा। इस प्रकार भी संधियों की थोड़ी बहुत पहचान की जा सकती है। यदि एग्ज़ाम में नहीं पता है, थोड़ी थोड़ी ट्रिक आपको पता है, तो आप संधि के बारे में जान जाएंगे। तो सुरेंद्र में गुण संधि है। गुण संधि का जो नियम होता है वो ह्रस्व या दीर्घ जब अ या आ के बाद ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ री आए तो संधि करने पर छोटी या बड़ी ई का ए हो जाता है, ऊ और बड़ा ऊ का ओ हो जाता है तथा री का अर हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो ई है उसके बाद ई आया तो उसका क्या हो गया, ए हो गया, तो सुरेंद्र हो गया। इस प्रकार हमारा ये क्या है, गुण संधि है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद दोहा और चपाई में कौन सा छंद है? पहला है मात्रिक छंद, बी सोरठा, सी बसंत तिलका और डी हरि गीतिका। तो जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है मात्रिक, यानी कि दोहा और चौपाई एक मात्रिक छंद है। इस प्रकार आपने 20 क्वेश्चन के प्रश्नों को देखा और उसका हल भी आपने जान लिया। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इस वीडियो का पीडीएफ सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त रहिए।